कल मैं आपको स्टार्च ग्रेन्स का हेरिडिटी समझा रहा था। स्टार्च ग्रेन जो पी प्लांट में थे, वहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर था दिमाग में, लेकिन बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी बी ये स्टार्च ग्रेन्यूल की साइज को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो जीन कॉम्बिनेशन है, ये एक इंटरमीडिएट फीचर क्रिएट कर रहा था। इंटरमीडिएट मतलब मिडिल साइज के स्टार्च ग्रेन्यूल बन रहे थे। तो मैं थोड़ा सा कहने में स्लिप हो गया। एक्चुअल में मैंने बता दिया कि इसका एग्जाम्पल आपके बुक में ब्लड ग्रुप दिया है ए बी। ये गलत है। ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है ना, वो तो को डोमिनेंस है। ये कल मैंने आपको पढ़ाया भी था ब्लड ग्रुप। हाँ, ये को डोमिनेंस है। इंटरमीडिएट फीचर जो आ रहा है, एक्चुअली इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमारी बुक में क्या दिया था? वो फ्लावर का कलर जिसमें पिंक हो रहे थे, ये वाला एग्जाम्पल हमको बुक में दिया था। तो ये आपको हटा देना था। ये एक्चुअल में को डोमिनेंस था ब्लड ग्रुप ए बी। तो इस तरह ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कई बार हो गया। कोई खास नहीं था, लेकिन मेरा जिम्मेदारी था कि आपको डाउट थोड़ा बाद में कंफ्यूज ना हो। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। एक्चुअल में दो अलग अलग जीन क्या करेंगे? दो अलग अलग कैरेक्टर की हेरिडिटी करेंगे। तो दो कैरेक्टर की हेरिडिटी अगर हम समझें तो रिजल्ट कैसे आएंगे, ये हमको देखना है। तो मेंडल साहब ने अभी तक जो स्टडी किया, जो अभी तक हम पढ़े, उसमें केवल हम वन कैरेक्टर की हेरिडिटी पढ़ रहे थे। केवल एक कैरेक्टर की हेरिडिटी पढ़ रहे थे कि अगर टॉल है और ड्वार्फ से क्रॉस कराएं तो F1 में क्या बनेगा, F2 में क्या बनेगा। केवल एक कैरेक्टर को अभी तक हम देखे। और ये जो हेरिडिटी थी, ये जो क्रॉस हम पढ़ रहे थे, इसको हमने नाम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम दिया था। अभी आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे दो कैरेक्टर कैसे हेरिडिटी शो करते हैं। एक साथ दो दो कैरेक्टर को आप स्टडी करेंगे, इसलिए आज जो हम क्रॉस पढ़ेंगे, जो समझेंगे, वो हमारा कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये दो शब्द मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे। मोनोहाइब्रिड, जिसमें हम केवल एक कैरेक्टर की हेरिडिटी पढ़ते हैं, और डाई हाइब्रिड, जिसमें हम एक साथ दो कैरेक्टर की हेरिडिटी को समझते हैं। तो आखिर ये कंसेप्ट क्यों आया, पहले तो ये जानने की कोशिश करो। देखिए, मेंडल साहब देख रहे थे कि जब मैं एक टारगेट प्लांट में वन कैरेक्टर को स्टडी करता हूं, जब मैं एक कैरेक्टर को स्टडी करता हूं, मान लीजिए पी प्लांट में टॉलनेस की बात करते हैं, टॉलनेस की, तो F1 में दोनों ट्रेट में से एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है। दोनों ट्रेट में से केवल एक ट्रेट दिखाई देता है और वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, और ये 100% यही आता है। और जब F2 हमने देखा तो 3:1 में फिर से दोबारा डोमिनेंट और रिसेसिव आ जाते हैं, ऐसा अभी तक हमको मालूम था। ठीक है, अब मेंडल साहब के दिमाग में एक चीज चल रही कि ठीक है, इस पौधे के इस कैरेक्टर को देख रहे तो हेरिडिटी ऐसे हो रहा है, लेकिन इसी पौधे में इस कैरेक्टर के अलावा अगर मैं दूसरे कैरेक्टर पे भी फोकस करूं तो डाटा कैसा आएगा। एक्चुअल में क्या किया उन्होंने, प्योर लाइन तैयार की
प्योर लाइन तैयार की ऐसे पौधों की जिसमें एक साथ दो दो कैरेक्टर के लिए वो प्योर थे, दो दो कैरेक्टर के लिए। जैसे एक पौधा मान लीजिए राउंड सीड है, और अगर मैं बात करूं इसमें सीड की ही बात करूं, राउंड सीड है लेकिन येलो कलर है, येलो कलर है। केवल ऐसे पौधों के सीड छांटे, लगातार कंटिन्यूअस ऐसे पौधों के सीड छांटे जिनमें सीड की शेप तो आ रही थी राउंड और उस सीड का कलर था येलो। तो एक पौधा तो इसका प्योर तैयार किया। अब एक साथ दो कैरेक्टर है, देखो शेप ऑफ सीड भी है और कलर ऑफ सीड भी है। अब इसी का एक अपोजिट ट्रेट वाला भी प्योर प्लांट चाहिए क्रॉस करने के लिए। तो अपोजिट ट्रेट, राउंड का अपोजिट क्या होता है? रिंकल्ड। राउंड का क्या होता है? रिंकल्ड। और येलो कलर का अपोजिट क्या होता है? ग्रीन कलर। तो एक ही पौधे में ये दोनों कैरेक्टर थे और एक ही पौधे में ये दोनों कैरेक्टर थे। अब इनको क्रॉस करके बताओ कि कैसे पौधे मिलेंगे। ये टारगेट था मेंडल साहब का। ठीक है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में यही एग्जाम्पल लिखा था इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं, बाद में हम दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेंगे। ठीक है, पहले तो इसको समझो। तो देखिए, अगर प्लांट प्योर है तो सबसे पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए, डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। सबसे पहले तो यही दिमाग में कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए। तो जो डोमिनेंट है, हमको पता है डोमिनेंट में जब हम शेप की बात करते हैं, शेप ऑफ सीड की बात करते हैं, तो राउंड डोमिनेंट है, राउंड। और रिंकल्ड क्या है? वो रिसेसिव है। ये हमको कब मालूम चला? जब एक्सपेरिमेंट कर लिए तब पता चला। फिलहाल ये हमको मालूम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रिजल्ट बताएगा कि डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। जो F1 में आएगा वही डोमिनेंट होगा। ठीक है, और दूसरा जब हम कलर ऑफ सीड की बात करते हैं तो यहां पे जो रिजल्ट आया उससे हमको मालूम चला कि येलो कलर डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है। ये तो एक एक कैरेक्टर की बात हो गई जब हम एक एक कैरेक्टर की हेरिडिटी पढ़ रहे थे। हमको क्या करना है? अब दोनों एक साथ पढ़ना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमको पढ़ना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी, डाई हाइब्रिड की। यहां पे मैं एक पेरेंट प्लांट ले रहा हूं। पेरेंट प्लांट वो पौधे हैं जो प्योर फॉर्म में हैं, क्योंकि हम शुरुआत जो मेंडल साहब ने की वो प्योर लाइन से ही की। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जब आप ये पूरे नियम समझ जाएंगे तब, लेकिन फिलहाल जो मेंडल साहब ने किया वो समझने की कोशिश करो। पेरेंट प्लांट में उन्होंने क्या लिया? राउंड सीड विद येलो कलर। ये एक पौधा है, इसमें एक साथ दो कैरेक्टर उन्होंने देखे। सीड तो राउंड था और सीड का कलर येलो था। इसको क्रॉस किया रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर। अब दो कैरेक्टर के अपोजिट दो ट्रेट्स मौजूद हैं इन पौधों में। ये डोमिनेंट दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन रिजल्ट से मालूम चलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर इनका पहले तो जीनोटाइप निकालते हैं हम लोग, ये तो फिनोटाइप है। तो मैंने बोला कि ये प्योर है, प्योर लाइन है। प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जब दोनों जीन्स एक ही टाइप के हों। तो इस पौधे में राउंड सीड क्यों है? राउंड सीड इसलिए हैं क्योंकि राउंड सीड पैदा करने वाले वन पेयर ऑफ जीन इसके पास हैं। राउंड सीड है मतलब ये पेयर इसके पास है, राउंड वाला। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी राउंड बनाता है, ये भी राउंड बनाता है। राउंड सीड है मतलब ये पेयर है। लेकिन इसमें येलो कलर भी मौजूद है। क्यों है? क्योंकि इसका भी जीन इसके पास मौजूद है और ये भी प्योर है। तो मैंने लिखा येलो
और येलो। देखिए कोई भी कैरेक्टर जब तक दो जीन या मैं बोलूंगा वन पेयर ऑफ जीन जब तक नहीं होगा तब तक प्लांट में कैरेक्टर कैसे दिखेगा। ये तो मेंडल साहब बता ही चुके कि हर कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि वन पेयर ऑफ जीन उसके पास मौजूद है। तो अगर आप ये जीनोटाइप बनाना सीख गए तो आपकी आधी कहानी खत्म हो गई, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं इसमें बोलूं कि ये ही पौधा टॉल भी है, ये ही पौधा टॉल भी है, तो टॉल क्यों है? क्योंकि टॉल के भी जीन इसके पास है। अगर इस पौधे में लाल रंग के फूल आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि लाल रंग के जीन भी इसके पास है। आप समझिए, अब ये चार कैरेक्टर एक साथ जब पढ़ेंगे तो वो टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। जब तीन कैरेक्टर एक साथ पढ़ेंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। फिलहाल हमारे सिलेबस में है डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिलहाल क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं केवल दो कैरेक्टर को पढ़ रहा हूं, इसका मतलब दो कैरेक्टर के चार जीन उसके पास हैं। हर कैरेक्टर के दो, हर कैरेक्टर के दो, दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए चार जीन पे हमारा ध्यान जाएगा, फोकस जाएगा। जब इधर ये कंडीशन है तो इधर भी क्या होगी? रिसेसिव कंडीशन में। आप देखिए रिंकल्ड क्यों है? क्योंकि दो स्मॉल आर इसके पास हैं। ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि दो स्मॉल वाई इसके पास हैं। ये पेरेंट का जीनोटाइप। अगर आप जीनोटाइप बनाना सीख गए तो चाहे आप ट्राई हाइब्रिड की बात करो या टेट्रा हाइब्रिड की बात करो या कितना भी हाइब्रिड की बात करो, आप आसानी से ये कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गए पेरेंट के जीनोटाइप। अब हमको दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम हमको बोलता है कि जब भी ये गैमीट बनाएंगे तो हर पेयर ऑफ जीन का एक जीन एक गैमीट में जाएगा और दूसरा जीन दूसरे गैमीट में जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है भाई गैमीट में हर कैरेक्टर का एक एक जीन होना चाहिए, तभी तो वो उस कैरेक्टर को आगे लेके जाएगा। तो चलिए इनके गैमीट बनाते हैं। क्या बना रहे? गैमीट बना रहे। अब रेड का भी आएगा एक गैमीट में, एक इसमें जाएगा तो एक दूसरे में जाएगा। आर आर अलग अलग हो गए। ऐसे ही वाई वाई को अलग अलग कर दो, ये वाई अलग हो गया, ये वाई अलग हो गया। अब देखिए एक गैमीट में एक कैरेक्टर का एक जीन है कि नहीं, पहले तो ये देखो। इसका भी एक जीन होना चाहिए, इसका भी एक जीन होना चाहिए, तो गैमीट ये बनेगा। बस अगर गैमीट बनाना आ गया तो और आप बहुत आगे बढ़ गए। अब कुछ रहा नहीं इसमें पूरे में। अगर गैमीट बनाना सीख गए तो काम बन गया। इधर की कोशिश करो, ये क्या गैमीट बनाएगा? एक आर और एक स्मॉल वाई इस गैमीट में आएगा और एक आर और एक स्मॉल वाई इस गैमीट में आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। अगर सपोज ये वाले मेल हैं, अगर ये वाले मेल है और सपोज ये वाले फीमेल है, तो मेल गैमीट ही तो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा कि दो मेल आपस में फ्यूज होंगे? ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर सपोज ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से जुड़ जाए, सपोज रैंडम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पे पहुंच सकता है। चांसेज क्या है? यहां कंडीशन बनेगी कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए एक कैरेक्टर के दोनों जीन एक साथ आपको रखने हैं। आर के साथ आर रखो पहले, और इनमें भी जो डोमिनेंट है उसको पहले रखो, जो रिसेसिव है उसको बाद में रखो। ये एक तरीका है जो फॉलो करना चाहिए और करते हैं। तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर इधर कॉम्बिनेशन बना लेगा और कैपिटल वाई के साथ इधर से क्या आएगा? स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये पौधा बन सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये जो पोलन ग्रेन है इस स्टिग्मा पे चला गया, इस एग सेल के साथ जुड़ा, तो क्या बनेगा? तो भी आप चेक करो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, ये पौधा आपका बन जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं सर ये पोलन ग्रेन नहीं गया, ये वाला अगर जुड़ गया इस फीमेल से तो भी सेम कंडीशन बन रही है, और ये अगर इसके साथ जुड़ जाए तो भी सेम कंडीशन बन रही है।
अब आप चेक करो कि ये जो F1 का कॉम्बिनेशन निकल रहा है, जो F1 के पौधे मिल रहे हैं, इनका जीनोटाइप अगर ये है तो पहले तो ये चेक करो क्या ये सभी जीनोटाइप सेम है। बिल्कुल, ये चारों के चारों 100% सेम है। जब जीनोटाइप सेम है तो इनके फिनोटाइप भी सेम आएंगे 100%। फिनोटाइप क्या आएगा? पहला नियम क्या बोलता है? लॉ ऑफ मेंडल का पहला नियम क्या बोलता है? अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आए, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आए तो प्रभाव किसका दिखेगा? राउंड सीड यहां पे बनेगा। ये तो हम अभी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे क्या मिला। और यहां पे अगर हम बात करें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये येलो कलर पैदा करेगा। मतलब ये एक ऐसा पौधा मिलेगा जिसमें राउंड सीड और येलो कलर मौजूद है। ठीक यही राउंड सीड और येलो कलर यहां पे दिखेगा। राउंड सीड और येलो कलर यहां दिखेगा, और राउंड सीड और येलो कलर यहां दिखेगा। चारों पौधों का सेम फिनोटाइप आया, और उनमें भी जो डोमिनेंट था वही आ रहा है। मेंडल ने जब ऐसा क्रॉस करके देखा तो F1 में उनको तो फिनोटाइप दिखाई दिया। उनको क्या दिखाई दिया? उन्होंने तो ये फीचर ऑब्जर्व किए, उनको 100% राउंड सीड और येलो ही मिले। इसका मतलब हम जो क्रॉस कर रहे हैं वो एकदम सही है। ऐसे ये अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ही 100% ये बन पाएंगे। तो मेंडल साहब जो है मोनो हाइब्रिड में भी ये प्रूव कर चुके हैं कि हम जो ये तरीका फॉलो कर रहे हैं, वन पेयर ऑफ जीन की बात अगर हम कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आ रहा है। वो रिजल्ट इधर डाई हाइब्रिड में भी आया। इसका मतलब तरीका तो हमारा सही हम फॉलो कर रहे हैं। हर कैरेक्टर के 2 जीन होते ही होते हैं, और वो गैमीट में केवल एक एक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और हो जाते हैं। इसीलिए F1 में यहां पर भी अभी भी डोमिनेंट फीचर ही हमको दिखाई दे रहे हैं। जब वो अकेला कैरेक्टर था, राउंड और रिंकल्ड था, तो राउंड आ रहे थे। येलो और ग्रीन था तो येलो आ रहे थे। अब हमने एक साथ 2-2 रख दिया, फिर भी वही नियम अभी भी फॉलो हो रहा है। अभी भी राउंड और येलो ही आ रहे। ऐसा नहीं है कि राउंड के कारण ये ग्रीन आगा ये यहां पे शुरू हो गया। ग्रीन नहीं आया, अभी भी येलो आ रहा है, क्योंकि येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। तो अभी भी येलो, ये येलो ही आ रहा है। चाहे वो अकेले अकेले हेरिडिटी कर रहे थे, F1 में डोमिनेंट आ रहा था। राउंड और रिंकल्ड अकेले थे, मोनो हाइब्रिड था, तो भी राउंड आ रहा था F1 में। और अब वो राउंड सीड येलो के साथ भी अगर हमने कॉम्बिनेशन चेक किया तो भी राउंड ही आ रहा है। मतलब क्या इस कैरेक्टर ने इस कैरेक्टर को कोई परेशानी पैदा किया? नहीं किया, अभी तक तो कुछ नहीं किया सर। F1 में सेम वही कंडीशन आ रहा है, डोमिनेंट ही दिख रहा है। चलो F2 चेक करते हैं, F2 में क्या होता है। F2 कैसे होगा? इन पौधों को आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट करना है, इनको आपस में मिक्स करना है। इनका जीनोटाइप याद रखो, फिर मैं मिटा के बनाता हूं F2 कैसे आएगा। तो F2 कैसे निकलेगा? F1 के पौधे क्या थे? F1 के पौधे थे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इन्हीं को इन्हीं के साथ क्रॉस करो, यही तो थे F1 के पौधे। जब इनको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो फिर हमको F2 आएगा। चेक करते हैं, डाई हाइब्रिड चल रहा है, एक साथ 2-2 कैरेक्टर पे हमारा ध्यान जा रहा है। हम शेप ऑफ सीड की भी बात कर रहे हैं, कलर ऑफ सीड की भी बात करते हैं। तो अब F2 में क्या आएगा भाई? सबसे पहले तो एक गैमीट बनाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। और गैमीट में हर कैरेक्टर का केवल एक आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा अब गैमीट बनाने में ध्यान देना है। देखिए, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, और हमको इतना पता है कि जो ये गैमीट बनाएंगे, उनमें इधर से भी एक आना और इधर से भी एक आना, और एक से ज्यादा आ नहीं सकता। तो सपोज इधर से कैपिटल आर आया
और इधर से इसमें से मान लीजिए कैपिटल वाई आ गया। एक तो ऐसा बन सकता है, ये कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस कैपिटल आर के साथ ये स्मॉल वाई भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। क्या ये दो ही बनेंगे? नहीं, अभी ये स्मॉल आर वाला भी तो बनाएगा। स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी बना सकता है और स्मॉल आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी बना सकता है। 4 तरह के गैमीट बन सकते हैं इस पौधे से। जब इधर से 4 बन रहे हैं तो इधर से भी 4 तरह के गैमीट बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 बनेंगे। ये बनाते समय मैंने एक चीज थोड़ा ध्यान दिया है। कैसे? पहले इस कैपिटल आर को मैंने खत्म किया। कैपिटल आर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कैपिटल आर के साथ पहले मैंने कैपिटल को लिया इधर से, कैपिटल के साथ पहले मैंने इधर से कैपिटल लिया, तो कैपिटल आर का ये हो गया और कैपिटल आर का और ये हो गया। ये पॉसिबिलिटी है कैपिटल आर की। नंबर 1 पे मैंने डोमिनेंट को रखा वाई और नंबर 2 पे रिसेसिव को रखा। अब जब ये कैपिटल आर कंप्लीट हो गया तो मैं अब स्मॉल आर पे फोकस कर रहा हूं। ये स्मॉल आर मैंने ले लिया और इसके साथ पहले मैंने कैपिटल वाला रखा और फिर मैंने बाद में स्मॉल वाला रखा। अगर मैं ये सीक्वेंस थोड़ा फॉलो करता हूं तो मुझे थोड़ा आसानी होगा ये सब डाटा एक्सप्रेस करने के लिए। डाटा जो आएगा ना, जो रेशियो अभी आएंगे वो आसान बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। आप जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करें हमेशा कैपिटल को प्रायोरिटी पे रखिए और जब कभी भी आप कॉम्बिनेशन लिखें तो एक कैरेक्टर के दोनों जीन एक साथ लिखिए, एक साथ लिखिए। अब गैमीट में तो एक एक ही होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 4 तरह के गैमीट बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि सपोज इनको भी मैंने ऐसे ही कर लिया, देखो इनको भी मैंने इसी तरह से जमा लिया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब तो आप सीख गए होंगे ये सब लिखना। अब इनकी F2 बनेगी तो कोई भी मेल गैमीट, ये क्या है? ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। कोई भी मेल गैमीट किसी भी फीमेल गैमीट से फ्यूज हो सकता है। ये वाला इससे फ्यूज हो सकता है, ये वाला इससे फ्यूज हो सकता है, ये वाला इससे भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला इससे भी फ्यूज हो सकता है। भाई यही वाला क्यों होगा? ये वाला भी तो इससे हो सकता है, ये वाला इससे हो सकता है, ये वाला इससे हो सकता है, ये वाला इससे हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो लाइन बन रही है बड़ी हौच पौच लाइन हो गई। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी लाइन किधर बन रही है और क्या बन रही है। 4 गैमीट इधर है और 4 गैमीट इधर है, बनेंगे तो टोटल 16 प्लांट बनेंगे। लेकिन ये 16 लिखने में हमारी तो खोपड़ी घूम जाएगी। भाई पुन्नेट भाई साहब ने तरीका बताया, आप चेकर बोर्ड बना लो, आसान हो जाएगा ना ये बनाना। चलिए एक चेकर बोर्ड बना के देखते हैं। पुन्नेट चेकर बोर्ड हमारे इस समस्या को आसान करेगा। चेकर बोर्ड कैसा होता है ये थोड़ा सा देखिए। देखिए 4 लाइन तो मैं ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 और ये 4, और 4 ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 और 4। 4 क्यों बनाए? क्योंकि 4 ही तरह के गैमीट हैं। ज्यादा होते तो ज्यादा बड़ा बोर्ड बना लेते। फिलहाल 4 तरह के। यहां पे मैंने एक थोड़ा लाइन खींच दिया, इधर मैं मेल गैमीट को रखूंगा, इधर मैं फीमेल गैमीट को रखूंगा। किधर भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेल गैमीट कौन कौन से थे? देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई था, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई था और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था। ये 4 मेल भी बना रहा था और यही सेम टाइप के 4 गैमीट फीमेल भी बना रहा था। ये अब देखो इस चेकर बोर्ड से कितना आसान हो गया। क्या आसान हो गया? अगर ये गैमीट इस गैमीट से मिले तो क्या बनेगा? कितना सिंपल हो गया। अब वो हचपच नहीं होगा। चलिए इस गैमीट को इस गैमीट के साथ मिलाओ तो एक कैरेक्टर के दोनों पास पास रखो, आर के साथ ये कैपिटल आर,
और इधर भी कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, इसलिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ये गैमीट अगर इससे मिलता तो क्या बनता। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर आएगा, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई है, इधर से स्मॉल वाई है। लिखूं कैसे, पहले कैपिटल लिखो फिर स्मॉल लिखो, ये तरीका याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। देखिए कैपिटल इधर आ रहा है, स्मॉल इधर आ रहा है, मैंने पहले कैपिटल को रखा, इधर कैपिटल वाई है, इधर कैपिटल वाई है, कैसे भी रख दो, ये तो वाई वाई दोनों कैपिटल है। ठीक है, अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता तो देखिए इधर से कैपिटल पहले रखूंगा, ये कैपिटल आया ना, और इधर स्मॉल आर आ रहा है तो ये स्मॉल आर रखा, इधर कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है, तो पहले कैपिटल रखूंगा फिर स्मॉल रखूंगा, ये पोजीशन बन रहा है। कुछ गलती ना हो जाए आप भी ध्यान रखिए। अब मैं इनको जल्दी जल्दी भरता हूं क्योंकि इसमें आपको लगेगा अरे सर तो आज टाइम पास कर रहे हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखते चलिए कुछ गलत ना हो जाए। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये और ये, चलिए लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, फिर लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, ये भी ठीक है। फिर लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर क्या लिखना है, कैपिटल आर इधर से पहले रखूंगा और इधर स्मॉल आर है, और पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए फिर कॉम्बिनेशन बनाते, तो स्मॉल आर और स्मॉल आर ही आ रहे दोनों साइड से, लेकिन वाई कैपिटल और वाई कैपिटल, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और सेम कंडीशन इधर भी हो गया, ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप सीख गए होंगे और ये सीखना जरूरी भी है। ये देखिए नंबर ऑफ प्लांट काउंट करो, 16 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 4 8 12 और 16 कॉम्बिनेशन हमको मिले, 16 कॉम्बिनेशन प्लांट। हाँ, अब ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं वो अलग है, लेकिन 16 प्लांट आपको मिले, 16 प्लांट मिले। चेक करते हैं कि जब ये F2 के पौधे उगाए होंगे मेंडल साहब ने, तो ये कैसे दिख रहे होंगे, इनका फिनोटाइप क्या था। तो फिनोटाइप की हम बात करते हैं, चलिए पहले पौधे को बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा कि ये राउंड सीड होगा और येलो कलर होगा। देखते ही समझ में आ रहा है, राउंड सीड येलो कलर, तो मैंने लिखा राउंड येलो। एक तो ये मुझे पौधा मिला और ये हो गया नंबर 1, मैंने लिखा 1। ठीक है, दूसरे को चेक करो, राउंड और येलो हो गया, कैपिटल वाई आ गया, तो +1 एक और आ गया, ये भी हो गया। इसको चेक करो, ये भी राउंड हो गया और येलो हो गया, ठीक है, +1 एक और करो। इसको चेक करो, ये भी राउंड है, आर आ रहा है कैपिटल, और ये भी येलो है, कैपिटल वाई आ रहा है, +1 एक और करो, ये भी हो गया। इसको चेक करो, ये राउंड है और यहां पे भी कैपिटल वाई है, मतलब येलो है, चलो एक और आ गया, ये भी हो गया। बस ये चेक करते जाओ क्या क्या आ रहा है। ये भी राउंड आ रहा है, लेकिन क्या ये येलो है, नहीं सर ये तो ग्रीन हो गया। राउंड के साथ ग्रीन आ गया, मतलब राउंड के साथ ग्रीन मुझे एक लिखना पड़ेगा, राउंड के साथ ग्रीन भी आएगा। राउंड के साथ ग्रीन मैंने लिखा और लिखा +1 एक आ गया, ये वाला। ठीक है, ये क्या आया, ये राउंड आ गया और येलो आ गया,
मतलब राउंड और येलो तो हमने पहले ही लिख रखा है, उसमें +1 एक और लगा दो, ये भी हो गया। इसको चेक करो, ये राउंड है लेकिन ये ग्रीन हो गया, राउंड के साथ ग्रीन हो गया, ये राउंड के साथ ग्रीन, मतलब यहां पर +1 लगाओ, ऐसा भी मिला। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, ये क्या पोजीशन है, राउंड है और येलो है, राउंड और येलो, चलो यहां पे एक और लगाओ, ये भी हो गया। ये राउंड है, येलो है, ये भी हो गया, चलो यहां पे एक और लगाओ। अब यहां पे चेंज आ गया, ये क्या है, रिंकल्ड, रिंकल्ड के साथ येलो, ये तो पहली बार आया, चलो इधर लिखना पड़ेगा, रिंकल्ड के साथ येलो, ये फिनोटाइप आ गया एक नया, और इसका मैंने लिखा एक पौधा, ये वाला। ठीक है, इसको चेक करो, ये आएगा आपका रिंकल्ड और येलो, अच्छा रिंकल्ड और येलो में एक और बढ़ा दो, ये आ गया। अब यहां चेक करो, ये राउंड आ गया, कैपिटल आर आ गया ना, तो राउंड, और वाई आ गया मतलब येलो, राउंड येलो में बढ़ा दो एक और, ये वाला एक और बढ़ा दिया, चलो इसकी भी कहानी खत्म। ये क्या आया, ये भी राउंड आया, लेकिन ये क्या हो गया, ग्रीन, राउंड के साथ ग्रीन, राउंड के साथ ग्रीन, ये वाला, अरे भैया एक और बढ़ गया इसमें, चलिए ये भी हो गया। अब दो और बचे, इनको भी चेक कर लो, ये आ गया रिंकल्ड, रिंकल्ड के साथ येलो, रिंकल्ड के साथ येलो, इसमें आएगा एक और, ये भी हो गया। और यहां पे ये देखो कुछ क्या बना, ये रिंकल्ड बना, स्मॉल आर आ रहा है मतलब रिंकल्ड, और स्मॉल वाई वाई है मतलब ये ग्रीन, क्या रिंकल्ड ग्रीन है, नहीं है, एक और लिखना पड़ेगा, रिंकल्ड ग्रीन। कितना पौधा मिला, केवल एक, ये मिला। तो भैया यहां पे हमको जो पौधे दिखाई दिए F2 में, वो 4 तरह के दिखाई दिए, 4 तरह के दिखाई दिए। पेरेंट कैसे थे, पेरेंट थे राउंड के साथ था येलो, राउंड येलो था, और दूसरा पेरेंट जो था वो था रिंकल्ड ग्रीन, ये था रिंकल्ड ग्रीन, और जो F1 हमको मिला था वो राउंड येलो ही था, राउंड येलो। राउंड येलो समझ में आता है, राउंड येलो समझ में आता है, ये तो ठीक है सर, राउंड येलो पेरेंट में पहले ही था। रिंकल्ड ग्रीन समझ में आता है, ये रहा रिंकल्ड ग्रीन, ये भी था, ये राउंड येलो ये था। पेरेंट में जो थे वो केवल राउंड के साथ येलो था और रिंकल्ड के साथ ग्रीन था। ये कहां से आ गए, ये तो नए कॉम्बिनेशन बन गए, ये पहले मौजूद नहीं थे, ये न्यू कॉम्बिनेशन बन गए। न्यू कॉम्बिनेशन तो केवल तब बन सकते हैं जब राउंड वाला येलो से जुड़ा हुआ नहीं है, राउंड अपने रास्ते जा रहा है, येलो अपने रास्ते जा रहा है, तो राउंड येलो के साथ भी दोस्ती कर लिया और राउंड वाले ने ग्रीन के साथ भी दोस्ती कर लिया। अगर राउंड येलो के साथ चिपका होता, जुड़ा होता, तो राउंड कभी भी ग्रीन के साथ नहीं जाता, लेकिन जा रहा है। ऐसे ही रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, रिंकल्ड ने ग्रीन से दोस्ती तोड़कर रिंकल्ड ने येलो से दोस्ती जोड़ ली। ये क्या हो गया, ये ऐसा हो रहा है जैसे दो अलग अलग कैरेक्टर थे, एक ये था और एक ये था, ये दोनों एक ही पौधे में मौजूद थे लेकिन दोनों अलग अलग थे। ये इसके साथ भी जा सकता है और ये एक दूसरा कोई आ जाए तो उसके साथ भी जा सकता है। कोई भी कैरेक्टर किसी के भी साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, हर कैरेक्टर किसी के भी साथ जा सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो फ्री होता है
और वो नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे कैरेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्योंकि रिजल्ट हमको ये मिले जिसमें नए कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखाई दे रहे। और इनका जब हमने रेशो देखा तो यहां पे काउंट करोगे तो 9 निकलेंगे, यहां काउंट करोगे तो 3 निकलेंगे, यहां काउंट करो तो ये भी 3 है और ये काउंट करोगे तो ये भी 1 है। फिनोटाइप रेशो की अगर हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड के लिए, फिनोटाइप तो ये आता है 9:3:3:1। क्या आता है? 9:3:3:1। ये बात कंफ्यूज कर रही थी मेंडल साहब को। F2 में 9:3:3:1 फिनोटाइप आया। फिनोटाइप 4 तरह का आया, जबकि पेरेंट 2 तरह के थे और जो नए कॉम्बिनेशन बने वो ये थे। ये पेरेंट में था, ये पेरेंट में था। अगर हम बात करते हैं पेरेंट और न्यू कॉम्बिनेशन की, तो 10 तो पेरेंट जैसे पौधे मिल रहे और 6 नए कॉम्बिनेशन के मिल रहे। ये इनका रेशो हो सकता है। ऐसा दिख रहा था मेंडल साहब को जब उन्होंने मटर के पौधे देखे, तो जैसा इस चेकर बोर्ड ने रिजल्ट दिया बिल्कुल वही सेम रेशो में पौधे वहां उनको दिखाई दे रहे थे। मतलब चेकर बोर्ड एकदम सही है, क्योंकि मेंडल साहब समझ गए हेरिडिटी कैसे हो रही है। उनका पहला नियम भी फॉलो हो रहा है, उनका दूसरा नियम भी फॉलो हो रहा है और हर कैरेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने, मेंडल साहब ने जब टॉल प्लांट के साथ रेड कलर फ्लावर को क्रॉस किया ड्वार्फ प्लांट का व्हाइट कलर पौधे के साथ, तो F1 में उनको जो रिजल्ट मिला वो 100% टॉल रेड थे। और जब F2 जब निकाला तो उनको फिर से 4 पौधे मिले, टॉल रेड भी मिले, टॉल ड्वार्फ भी मिले। सॉरी, टॉल ड्वार्फ कैसे आएगा, एक मिनट। ये टॉल रेड मिले और टॉल व्हाइट मिले। ठीक ऐसे ही उनको ड्वार्फ रेड मिले और ड्वार्फ व्हाइट मिले। और रेशियो भी वही आया 9:3:3:1। यहां पे भी सेम रिजल्ट आ रहा है। वो तो गार्डन में पौधे उगा के चेक कर रहे थे, बार बार डाटा ले रहे थे और डाटा यही आ रहा था 9:3:3:1 यही आ रहा था। तो वो ये समझ गए कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को टेंशन नहीं देता, वो फ्री होता है, वो किसी के भी साथ जा सकता है उसका जीन। ठीक है, किसी के भी साथ जा सकता है। तभी तो टॉल वाला व्हाइट के साथ भी चला गया ना। टॉल वाला रेड के साथ तो था ही शुरू में, लेकिन टॉल वाला रेड के साथ ना जाके व्हाइट के साथ भी जा सकता है। ठीक ऐसे ही ड्वार्फ के साथ पहले व्हाइट तो था ही था, लेकिन ड्वार्फ के साथ वो रेड भी बना सकता है। तो हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है, अपने अपने हिसाब से वो मूव करता है। इसमें कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की हेरिडिटी को प्रभावित नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सर आपने कैसे बोला कि प्रभावित नहीं कर रहा है? आप ये रिजल्ट चेक करो। 9:3:3:1 में आप भूल गए होंगे कौन क्या है। देखो मैं दोबारा से बताता हूं, ये 9, 3, 3 और 1। 9 कौन है जिसमें दोनों ही फीचर डोमिनेंट हैं? वो 9 हैं। जैसे राउंड सीड है और येलो कलर है, वो सबसे ज्यादा पौधे आए। आप ध्यान दीजिए, राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। ये 9 पौधे हैं। ये 3 और 3 वो हैं जिनमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। सपोज यहां राउंड डोमिनेंट है तो इधर ग्रीन रिसेसिव है। और सपोज
इधर मान लीजिए रिंकल्ड है रिसेसिव, तो यहां पर येलो है डोमिनेंट। ये तीन तीन ये हैं, ये आपका डोमिनेंट, ये आपका डोमिनेंट, ये तीन तीन के रेशो में आए। और सबसे कम वो पौधे आए जिसमें दोनों ही फीचर रिसेसिव हैं, रिंकल्ड भी हो गया और ग्रीन भी हो गया, ये बेचारे सबसे कम आए। ये वाली कंडीशन है। अब मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट क्या बोल रहा था? मोनो हाइब्रिड का बोल रहा था कि F2 में जो फिनोटाइप आता है वो 3:1 आता है F2 में। यहां चेक करो, राउंड और रिंकल्ड का रेशो निकालो, राउंड और रिंकल्ड का रेशो निकालो। 16 प्लांट जो मिले तो राउंड के 9, राउंड के 3, 9 और 3 12, और रिंकल्ड के देखो, ये रिंकल्ड का 3 और ये रिंकल्ड का 1, मतलब 4, मतलब रेशियो क्या आया? 3:1। अभी भी राउंड और रिंकल्ड 3:1 में ही चल रहे हैं। और येलो और ग्रीन का भी निकाल के देख लो, येलो और ग्रीन का रेशियो निकाल के देखो। मोनो हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 3:1 आना चाहिए। चेक करो, येलो के 9 और येलो के 3 12 हो गए, ग्रीन के 3 और ग्रीन का 1 4 हो गया, मतलब अभी भी ये 3:1 में है। जब वो अकेले अकेले हम पढ़ रहे थे तो भी 3:1 दे रहे, और अब हम एक साथ दो दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तब भी वो 3:1 मेंटेन करके रखे हैं। अभी भी वो 3:1 मेंटेन कर रहे, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि दूसरा कैरेक्टर आप साथ में रख रहे कि नहीं रख रहे। आप कैरेक्टर दूसरा साथ में रखो तो भी सेम रेशो आएगा, आप नहीं रखोगे तो भी सेम रेशो आएगा। मतलब तो यही निकला ना कि कोई भी एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर की हेरिडिटी को डिस्टर्ब नहीं किया। हर एक कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है, फ्री है, वो किसी के भी साथ जाके कॉम्बिनेशन बना सकता है। सो दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मैंडल। मैंडल का तीसरा नियम डाई हार्वर्ड क्रॉस से जो निकल के आया वो है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट क्या बोलता है कि ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है इसीलिए वो किसी भी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। इसीलिए हमको 4 तरह का फिनोटाइप दिखाई दिया। अगर ऐसा नहीं कर पाता, अगर वो जुड़ा हुआ रहता तो ऐसा 9:3:3:1 कभी भी नहीं आता। और हर एक डाई हार्ब्रिड के लिए सेम रेशो आ रहा है, मतलब हर बार सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये एक नियम ही हो गया, ये एक ऐसा ही दिखता है, ऐसा मेंडल साहब हमको बताए। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। अब इससे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी प्रूव हो गया फिर से कि F1 में केवल डोमिनेंट दिखता है, और चेकर बोर्ड ने अभी डाई हार्वर्ड में दिखा दिया कि जो डोमिनेंट है वही आपको दिख रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो गया प्रूव कि वो अलग अलग हो जाएंगे तभी तो ये रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और तीसरा नियम है कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, हर कैरेक्टर फ्री है, वो किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां होते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेंडल के दूसरे नियम में और तीसरे नियम में, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ बोलता है ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, ईच कैरेक्टर इंडिपेंडेंट, दे कैन मूव, कुछ भी वो अलग अलग ढंग से मूव कर सकते हैं। और सेकंड लॉ बोलता है कि हर कैरेक्टर के जो 2 जीन हैं, हर कैरेक्टर के जो 2 जीन हैं वो अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग गैमीट में। यहां पे जो 2 कैरेक्टर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं
अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो कैरेक्टर अलग अलग हो रहे यहां पे, और यहां एक ही कैरेक्टर के दो जीन अलग अलग हो रहे। बस केवल इतना सा समझना था। सेकंड लॉ बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है, द टू डिफरेंट जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर विल सेग्रीगेट टू ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और थर्ड लॉ बोलता है, द टू कैरेक्टर विल सेग्रीगेट, सेग्रीगेट बोल सकते हैं, दो कैरेक्टर अलग अलग हो रहे, अशॉर्टमेंट कर रहे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। बस इतनी सी कहानी है। मुझे लग रहा है कि आपको मेंडल साहब का तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। डाइहाब्रिड कैसे बनता है, डाइहाब्रिड का चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं, रिजल्ट कैसे निकलता है, वो आपको समझ में आया। केवल 2 मिनट में एक लास्ट टॉपिक में खत्म करता हूं, 2 मिनट लगेगा बस। क्या हम F2 जेनरेशन का एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं? जीनोटाइप भी क्या हम निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं ना जीनोटाइप भी। फिनोटाइप तो निकाल ही लिया था, 9:3:3:1 आ रहा था। जीनोटाइप निकालने में क्या दिक्कत है? पूरा चेकर बोर्ड हमारे सामने था, हर पौधे का जीन का कॉम्बिनेशन हमारे सामने लिखा हुआ था। बस हमको तो टाइप ऑफ जीन कॉम्बिनेशन देखना है। तो ध्यान देना, यहां 9 तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीन। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप तो 4 तरह का आ रहा था, फिनोटाइप 4 तरह का, लेकिन जीनोटाइप 9 तरह का। कौन कौन से पौधे आएंगे थोड़ा समझिए। पहले क्या करना है, कैपिटल RR एक साथ रखो, ये 3 पॉसिबिलिटी बनाएगा। कैपिटल RR 3 पॉसिबिलिटी बनाएगा। फिर बाद में जब दोनों कैपिटल R खत्म हो जाएंगे तो एक कैपिटल R और एक स्मॉल r रखो, ये भी 3 कॉम्बिनेशन बनाएगा। और जब ये खत्म हो गए तो अब केवल और केवल स्मॉल RR रखो, स्मॉल RR रखो, स्मॉल RR रखो, ये भी 3 कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये बनाएगा, ये 9 तरह के बनेंगे। सर दूसरा तो आपने लिखा नहीं, बस लिखो, नियम फॉलो करो। पहले के साथ कैपिटल YY रखो, फिर कैपिटल Y स्मॉल y रखो, फिर स्मॉल YY रखो। इसके साथ पहले कैपिटल YY रखो, फिर कैपिटल Y स्मॉल y रखो, फिर स्मॉल YY रखो। इसके साथ कैपिटल YY, कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल YY। और रेशो निकालना है। तो भाई मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप रेशो क्या था? मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप रेशो था 1:2:1, यही तो था। बस वही याद रखना था, यहां पे तो कुछ याद रखना ही नहीं है। आप लिखो 1:2:1, सिंपल। और यहां पे इनको कर दो डबल, 2:4:2, और फिर से वापस आ जाओ 1:2:1। ये जीनोटाइप बनेगा, ये जीनोटाइप बनेगा। और 1 कौन है? जो कैपिटल RR कैपिटल YY है, वो केवल एक आएगा। सबसे ज्यादा कौन आएगा? जब दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये सबसे ज्यादा बार आएगा, 4 बार आएगा ये। आप चेकर बोर्ड को चेक कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, यही आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई बहुत सन की कोई आदमी है तो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। एक्चुअली जीनोटाइप आपका क्लास 12 सिलेबस में है ही नहीं, आपकी बुक में दिया ही नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया कि अगर जीनोटाइप भी निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले ये तीनों कैपिटल RR, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल, फिर पहले कैपिटल, फिर कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल। बस ये कॉम्बिनेशन बना दो 1:2:1, डबल कर दो 2:4:2, फिर सिंगल कर दो 1:2:1। टोटल काउंट करो 16 आना चाहिए। 1 और 2 3 और 1 4, 5 6, 6 4 10, 2 12, 13, 14 15 और 16 पौधे हैं बस। तो ये जीनोटाइप हो जाता है एक डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर दिमाग में डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। सबसे ज्यादा वही दिखेगा जो दोनों ही कंडीशन में हेटेरोजाइगस है। करेक्टर कुछ भी बदलो, आंसर तो यही आएगा जो दोनों हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो बहुत कुछ समझा जा सकता है मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में। आपको कोई भी कुछ भी कैसा भी बनाए, कैसा भी कहे, केवल एक छोटी सी बात और, अगर मैं यहां लिखता हूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लीजिए 4 कैरेक्टर एक ही पौधे में मौजूद हैं। अब ये जब गैमीट बनाएगा तो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी गैमीट बनाए, एक फॉर्मूला रखिए 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है? n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। क्या ये हेटेरोजाइगस है? बिल्कुल है। क्या ये हेटेरोजाइगस है? नो। ये तो हर बार कैपिटल आर देगा, हर बार, इसलिए नहीं। क्या ये हेटेरोजाइगस है? यस, 2 हो गए। क्या ये हेटेरोजाइगस है? यस, 3 हो गए। 3 हो गए मतलब 2 की पावर 3, 2 दुआ 4 दूनी 8, 8 तरह के गैमीट बनेंगे। 8 तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सर, हमारा यहां पे जो था वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो था F1। यही तो था F1 जिससे निकल रहा था F2। इसने गैमीट कितने बनाए? आप देखो, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, मतलब 2 हेटेरोजाइगस है। 2 है मतलब 2 की पावर 2। 4 तरह के गैमीट बनना चाहिए था इससे, हमने बनाए भी थे। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 तरह के हमने बनाए थे। तो नंबर ऑफ गैमीट कितने टाइप के बनेंगे, अगर ये याद रहेगा तो ये रामायण रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। सीधा देखो हेटेरोजाइगस कितना है, केवल हेटेरोजाइगस पे जाओ और 8 तरह के गैमीट बन जाएंगे। बना के देख लो, आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ समझाने की मैं कोशिश किया। मुझे लग रहा है मेंडल साहब का डाइहाब्रिड क्रॉस भी खत्म हो गया। यहां तक की कहानी थी मेंडल साहब की। अब धीरे धीरे समय निकलता जाएगा और नए नए साइंटिस्ट आएंगे। अब मेंडल साहब को चैलेंज करेंगे और मेंडल साहब के बारे में और भी कुछ नई बातें जो वो नहीं बता पाए, वो धीरे धीरे हमको मालूम चलती चली जाएंगी। तो मेंडल साहब का वर्क केवल इतना ही हमको समझना था। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर मेंडल अब और क्या हुआ, वो कहानी हम शुरू करेंगे कल की क्लास से।